Welcome to our YouTube channel इल्म की रोशनी. So dear student, today's topic is levels of biological organization. Before we go to the levels of organization, इससे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के होते हैं. तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दो किस्म के होते हैं. एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिंगल सेल के ऊपर मुश्तमिल होते हैं. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जो कि मल्टी सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं. जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आ रहे होते हैं. तो डेयर स्टूडेंट, स्कूल राइड्स पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें लाइफ कैरी आउट करने के लिए, लाइफ को प्रोसेस करने के लिए, लाइफ को स्टार्ट करने के लिए, एक स्टेप से दूसरे स्टेप की तरफ मूव करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ किस्म के केमिकल रिएक्शंस उनमें उनके अंदर टेक्स प्लेस हो रहे होते हैं. उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस की बेस पे ही, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता चलूँ, हम ह्यूमंस हैं, हम खुराक खाते हैं, उसमें से खुराक के ज़रिए हमारे न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है, फिर हम उसमें से एनर्जी हासिल करते हैं. एनर्जी हासिल करने के बाद हम अपने रोज़मर्रा के मुख्तलिफ किस्म के काम सर अंजाम देने के लिए अहल होते हैं. तो इसके पीछे मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जो कि हमारी बॉडी में टेक्स प्लेस हो रहे होते हैं. एक्चुअली में जो केमिकल रिएक्शंस का बात करने का मकसद यहाँ पे ये है कि नेचर में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनकी तादाद है 92 एलिमेंट्स होते हैं. और 92 एलिमेंट्स में से जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं एलिमेंट्स, उनकी तादाद जो है वो 16 एलिमेंट्स हैं. और इन 16 एलिमेंट्स को हम बायो एलिमेंट्स भी कहते हैं. बायो एलिमेंट्स हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल रिएक्शन करवाने में सारे के सारे ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो कारआमद होते हैं, और सारे के सारे ये अपना जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रोसेसेस को चला रहे होते हैं. तो इस अगर इनकी फर्दर कैटेगराइज में जाए, इनको कैसे फर्दर कैटेगराइज किया जाता है साइंस में, स्टूडेंट हमने इनको अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर आवर कन्वीनियंस के लिए हमने इनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया. सबसे पहले हमारे पास आते हैं मैक्रो एलिमेंट्स, फिर हमारे पास आते हैं माइक्रो एलिमेंट्स, फिर हमारे पास आते हैं ट्रेस एलिमेंट्स. अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि इनको जो नाम दिया गया है वो किस बेस पे दिया गया है. तो डियर स्टूडेंट, इनको जो नाम दिया गया है वो उनकी प्रेजेंस की बेस पे दिया गया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग बॉडी में ये कितने परसेंटेज तक, कितने परसेंट यानी कि ये प्रेजेंट होते हैं. अगर तो वो एलिमेंट्स जो कि अगर बॉडी में मोर देन 1% पाए जाए तो हम उनको कहते हैं मैक्रो एलिमेंट्स. अगर वो एलिमेंट्स जो कि लेस देन 1% हमारी बॉडी में पाए जाएँ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाएँ तो हम उनको कहते हैं कि वो माइक्रो एलिमेंट्स हैं. अगर वो एलिमेंट जिनकी कंसंट्रेशन है, जिनकी परसेंटेज लेस देन 0.001% से भी कम हो तो हम उनको कह देते हैं कि ये ट्रेस एलिमेंट्स है. तो ये जितने भी हमने कैटेगराइज किया गया है, ये हम एक्चुअली में हम ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड हैं, तो हम ह्यूमन से ही एग्जाम्पल ले रहे हैं. अगर इनकी फर्दर कंपोजिशन की तरफ चलें तो हम या उनकी परसेंटेज की तरफ चलें तो हमें पता चलता है जो मैक्रो एलिमेंट्स में जो हमारे पास जो फर्दर एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं. ऑक्सीजन है, फिर हमारे पास कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर कैल्शियम है और फिर फास्फोरस है. अगर इनकी फर्दर कंपोजिशन में कि कितने परसेंट तक इंसानी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा मिकदार में बायो एलिमेंट्स पाया जाता है इंसानी बॉडी में वो ऑक्सीजन है, और उसकी जो कंसंट्रेशन है या परसेंटेज है वो 65% तक इसमें प्रेजेंट होता है. और दूसरे नंबर पे जो हमारे पास हमारी बॉडी में जो बायो एलिमेंट्स पाया जाता है वो डेयर स्टूडेंट वो पाया जाता है कार्बन, और इसकी जो कंसंट्रेशन या परसेंटेज है वो 18% है. और थर्ड नंबर पे जो पाया जाता है वो हाइड्रोजन है, इसकी कंसंट्रेशन 10% है. जबकि फोर्थ नंबर पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन हमारे पास 3% है. और इसी तरह कैल्शियम की 2% है, और फास्फोरस की हमारे पास 1% तक कंसंट्रेशन आ सकती है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैक्रो एलिमेंट्स में जो सबसे ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं वो ऑक्सीजन है, और जबकि जो सबसे कम मिकदार में पाया जाता है वो फास्फोरस है इन केस ऑफ मैक्रो एलिमेंट्स. नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने माइक्रो एलिमेंट्स की तरफ. माइक्रो एलिमेंट्स जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वो माइक्रो एलिमेंट्स हैं जो कि लेस देन 1% से पाए जाते हैं. तो यहाँ आप इनकी कंसंट्रेशन देख सकते हैं कि सारे के सारे जो हैं यहाँ पे वो लेस देन 1% पाए गए हैं. इसमें पोटाशियम हमारे पास आ जाता है 0.35%, सल्फर हमारे पास 0.25% आ जाता है, फिर सोडियम है 0.15% आ सकता है, फिर मैग्नीशियम है 0.05% है, फिर आयरन हमारे पास 0.004% तक आ सकता है. तो नेक्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे जो ट्रेस हैं, जिनको मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो ट्रेस एलिमेंट्स इनको कहा जाता है, और इनकी जो कंसंट्रेशन जो हमारी बॉडी में पाई जाती है वो लेस देन 0.001% से भी कम होती है. दैट्स वाई वी नेम्ड इट ट्रेस एलिमेंट्स. और वो कौन कौन से है? वो एक मैंगनीज है, कॉपर है, जिंक है और एक आयोडीन है. ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे क्या हैं हमारे पास डियर स्टूडेंट?
ट्रेस एलिमेंट्स हैं। डियर स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये आता है कि जितने भी ये बायो एलिमेंट्स पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ये ना सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं बल्कि ये नॉन लिविंग थिंग्स जो बेजान चीज़ें हैं उनमें भी पाए जाते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ये है कि कौन सी किसमें कुछ ऐसी केमिकल या इनके अंदर कोई ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाके ये उसको लाइफ को सस्टेन करने की कोशिश करती हैं या लाइफ को इनिशिएट करने की कोशिश करती हैं या लाइफ को पैदा करती हैं, जबकि वो नॉन लिविंग थिंग्स में वो इसको लाइफ को सपोर्ट नहीं कर सकती। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं कि व्हाट इज बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाई वी नीड टू स्टडी इट। तो जैसे कि हम सबको पता है कि एक जो इंसानी ज़िंदगी है वो एक जाइगोट से स्टार्ट होकर अपने इनिशियल स्टेप से स्टार्ट होकर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की तरफ मूव करती है। तो जाइगोट से लेके जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म तक का सफ़र है उसके अंदर मुख्तलिफ चेंजेस आती है। तो इन चेंजेस में होने वाले जितने भी प्रोसेस है उन सारों को अंडरस्टैंड करना है कि एक लेवल के ऊपर कौन सी चेंजेस आ रही हैं, फिर नेक्स्ट लेवल पर जाके कौन सी चेंजेस आ रही हैं। तो सारे की सारी चेंजेस को स्टडी करना, फिर जब एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स बनने के बाद उसकी सोसाइटी में उसका क्या रिलेशन है, फिर उसकी नॉन लिविंग के साथ क्या इंटरेक्शन है, फिर जहाँ जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करेगी वहाँ वह उसका क्या रिलेशन होता है, वो सारे के सारे इस चीज़ को स्टडी करने के लिए हमें बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है कि टू अंडरस्टैंड द वेरियस फिनोमेना ऑफ लाइफ के लाइफ में होने वाले जितने भी प्रोसेस हैं, जितने भी मजहर हैं, उनको जांचना, उनको परखना बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी की ज़रूरत होती है। तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए कि वेरी बेसिक लेवल से कि कैसे लाइफ स्टार्ट होती है, वो कौन से एलिमेंट्स हैं जहाँ से लाइफ स्टार्ट होकर अपने एक फाइनल स्टेज की तरफ मूव करती है, तो हमने उनको लेवल्स में डिवाइड कर दिया है। तो हम सबसे पहले वेरी बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं कि जो सबसे पहले हमारे पास लेवल आता है वो सब एटॉमिक लेवल है। तो इसको पर जितनी भी चीज़ें, चाहे वो लिविंग थिंग्स हैं चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो सारी की सारी एटम से मिलके बनी होती हैं। एटम में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं, वो जो बेसिक लेवल के जो कि एटम को स्ट्रक्चर को स्टेबल करते हैं वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर मोस्ट ऑफ द शेल्स में होते हैं, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो विद इन द न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो ये तो हमारे पास आ जाते हैं किसी भी एटम के बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। इसके अलावा और भी इसमें एलिमेंट्स पाए जाते हैं जैसे न्यूट्रिनो हो गया, एंटी न्यूट्रिनो होगा, जो कि हमारा इस लेवल पे उसका कोई कंसर्न नहीं है। तो मूव करते हैं हमारे अगले लेवल की तरफ, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का वो एटॉमिक लेवल। इससे क्या मुराद है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट की अगर हम एग्जाम्पल देखें या एटम की एग्जाम्पल देखें, मिसाल के तौर पर हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है, कार्बन का एटम है, इसके अलावा सल्फर का एटम हो सकता है, इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के एटम्स हो सकते हैं। जो नेक्स्ट लेवल की तरफ अगर हम मूव करें वो हमारे पास आता है मोलेक्यूलर लेवल। मोलेक्यूलर लेवल कैसे बनते हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, जब मुख्तलिफ किस्म के एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक को हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं और एक को हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अगर माइक्रो मॉलिक्यूल्स की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हमारे पास आ सकता है वाटर इज ए माइक्रो मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इसका वेट जो मोलेक्यूलर वेट है वो थोड़ा है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड आती है, ये भी हमारे पास एक माइक्रो मॉलिक्यूल है, इसका वेट भी हमारे पास थोड़ा है। अगर मैं आपको मैक्रो मॉलिक्यूल की एग्जांपल दूं तो वो हो सकती हैं C6H12O6, ठीक है, ये हमारे पास ग्लूकोज का फार्मूला है। तो ये क्या है, ये क्योंकि इसका ड्यू टू हैवी वेट वी कॉल्ड इट मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो मुख्तलिफ किस्म के एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। इससे आगे हम मूव करते हैं, हमारे पास जो अगला लेवल आता है वो ऑर्गेनल लेवल है। ऑर्गेनल क्या होते हैं, वो टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल में प्रेजेंट होते हैं। वो टाइनी स्ट्रक्चर जो कि सेल में प्रेजेंट होते हैं और सेल में रहकर अपना पर्सनल फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको किसी भी ऑर्गेनली की एग्जांपल देता चलूँ तो हमारे पास देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम पावर हाउस भी कहते हैं सेल का। और इसके अलावा हमारे पास क्लोरोप्लास्ट आ जाती हैं प्लांट्स में। इसके अलावा हमारे पास न्यूक्लियस आ जाता है और इसके अलावा राइबोसोम्स आ जाती हैं। तो ये सारी की सारी ऑर्गेनेलीज हैं और ये सेल में रहकर अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल है वो है सेल लेवल। सेल लेवल क्या होता है कि जब मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स मिल जाते हैं तो वो एक स्पेसिफिक किस्म का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम सेल कहते हैं। तो सेल क्या इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल वो बेसिक यूनिट है लाइफ का जो कि लाइफ को कैरी आउट करता है। इस सेल के अंदर ही सारे के सारे केमिकल्स रिएक्शंस हो रहे होते हैं। अगर सेल की एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते चले तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के सेल्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास नर्व सेल्स होते हैं।
नर्व सेल्स का फंक्शन क्या होता है कि वो उन्होंने ट्रांसमिशन करनी होती है, उन्होंने मैसेजेस को बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है। तो नेक्स्ट लेवल जो हमारे पास होता है वो डियर स्टूडेंट हमारे पास है वो टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में हम क्या करते हैं, टिश्यू लेवल क्या होता है कि मुख्तलिफ किस्म के सेल्स जब आपस में मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो एक टिश्यू कहलाता है। सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखते जाएं तो जैसे नर्व सेल्स है तो हमारे पास नर्व टिश्यूज़ भी पाए जाते हैं, मसल्स टिश्यूज़ भी पाए जाते हैं। तो जैसे कि हमारे जो स्मूथ मसल्स होते हैं तो ये बॉडी में पाए जाते हैं, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट जो नेक्स्ट हमारे पास जो बायोलॉजिकल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है वो है ऑर्गन्स। ऑर्गन्स क्या है कि जब मुख्तलिफ किस्म जब सेवरल किस्म के टिश्यूज़ आपस में मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शनल परफॉर्म करना स्टार्ट हो जाए तो वो एक ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम इंसानों की बात करें, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हमारे पास हार्ट एक ऑर्गन है, हमारे पास लंग्स का एक ऑर्गन है, हमारे पास किडनीज़ हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे एक स्पेशल किस्म के ऑर्गन है जो कि हार्ट का अपना फंक्शन है, अपना स्पेसिफिक फंक्शन है, लंग्स का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है और किडनीज का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। तो इनमें क्या होता है कि इनमें सेवरल किस्म के टिश्यूज़ आपस में ज्वाइन करके एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे नेक्स्ट जो लेवल हमारे पास आता है डियर स्टूडेंट वो है ऑर्गन सिस्टम। व्हेन टू और मोर ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर, जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन आपस में जॉइंटली काम करना स्टार्ट कर दें तो वो ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। मिसाल के तौर पर हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे अंदर ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को इनहेल और एक्सहेल करते हैं। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होता है कि हमारे लंग्स ना सिर्फ काम कर रहे होते हैं बल्कि लंग्स के साथ साथ हमारा हार्ट भी काम कर रहा होता है। हार्ट ने क्या करना होता है, हार्ट ने ब्लड को पंप करना होता है जिसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा होता है। तो इस एग्जांपल से हमें ये पता चलता है कि ऑर्गन सिस्टम जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन जॉइंटली काम करना स्टार्ट कर दें तो वो ऑर्गन सिस्टम डिवेल्प कर देते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है डियर स्टूडेंट वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जब मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन सिस्टम एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाए, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता हूँ, तो इसके अंदर क्या मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो एक एज अ इंडिविजुअल एज अ होल ऑर्गेनिज्म मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की एक एग्जाम्पल है। तो हमने देखा डियर स्टूडेंट, हमने देखा है कि वेरी बेसिक लेवल से स्टार्ट होके हमने देखा है कि एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म कैसे डिवेल्प होता है, उसमें किस किस्म के लेवल वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप करके देखा है कि एक ऑर्गेनिज्म जो कि अपने वेरी इनिशियल स्टेप से वेरी फाइनल स्टेप तक कैसे पहुंचता है। यहाँ पे जाके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लेवल पे जाके एक फुली ऑर्गेनिज्म, एक फुली इंडिविजुअल डिवेल्प हो जाता है। इससे अगला जो स्टेप है डियर स्टूडेंट वो है स्पीशीज। स्पीशीज क्या होती हैं कि सिमिलर इंडिविजुअल, ऐसे मेंबर जिनके पास पोटेंशियल इंटरब्रीडिंग की कैपेबिलिटी हो और वो अपनी नस्ल आगे बढ़ा सके। मिसाल के तौर पर हम होमो सैपियंस हैं, स्पीशीज की एग्जांपल्स हैं। हमारे अलावा डॉग्स की एक अलग सेपरेट स्पीशीज है, कैट्स की अलग सेपरेट स्पीशीज है, एलिफेंट की एक अलग सेपरेट स्पीशीज है, और इस पर मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज पाई जाती हैं और उनकी पोटेंशियल होता है कि वो इंटरब्रीडिंग करके अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकते हैं। तो नेक्स्ट लेवल जो हमारे पास डियर स्टूडेंट आता है वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है कि जब एक स्पीशी एक ही जगह पर रह रही हो तो हम उसको पॉपुलेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप अपनी क्लास में बैठे हैं तो सारे के सारे वहाँ पे क्या एज अ ह्यूमन बीइंग है, तो सारे ह्यूमन जो से होंगे वो एक पॉपुलेशन कंसीडर होंगे। यहाँ पे हमने ये ध्यान रखना है कि इस बात का ख्याल रखना है कि उनकी जो प्लेस है वो सेम हो, कि एक ही जगह पे वो रह रहे हो। नेक्स्ट जो हमारे पास बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का लेवल आता है वो डियर स्टूडेंट आता है वो कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होती है कि जब व्हेन टू और मोर पॉपुलेशन सेम प्लेस पे रह रहे हों तो वो पॉपुलेशन से कम्युनिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो डेस्टो जो पॉपुलेशन और कम्युनिटी में जो फ़र्क है, अगर तो हम एक स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं कि एक स्पीशीज़ एक स्पेसिफिक जगह पे रह रही है तो हम उसको पॉपुलेशन में कंसीडर करेंगे। जबकि हम कम्युनिटी में अगर मूव करें, जब दो या दो से ज़्यादा पॉपुलेशंस किसी एक स्पेसिफिक जगह पे रह रहे हों तो हम उसको कम्युनिटी कंसीडर करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे हम क्लासरूम में खड़े हैं तो क्लासरूम में जितने भी इंसान बैठे होंगे, जितने भी क्लास स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ होगी तो वो किस में कंसीडर होगी, वो पॉपुलेशन में
कंसीडर होगी। तो अगर मैं यहाँ से मूव करके बाहर की तरफ निकलता हूँ तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट किस्म के एनिमल्स भी हो सकते हैं, पेट्स जानवर भी हो सकते हैं। तो वो एक डिफरेंट किस्म की पॉपुलेशन, डिफरेंट किस्म की स्पीशीज़ आ जाती हैं। तब जब 2 या 2 से ज़्यादा स्पीशीज़ या पॉपुलेशन किसी एक स्पेसिफिक जगह पे रह रहे हों तो वो कम्युनिटी में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम डियर स्टूडेंट क्या होता है? इकोसिस्टम कम्युनिटी विद इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग्स के ऐसा सिस्टम जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की कम्युनिटीज़ रह रही हों और उसके अंदर हम उसका जो नॉन लिविंग पोर्शंस होता है उसको भी कंसीडर आउट करें, उसको भी फिगर आउट करें, तो वो अल्टीमेटली इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से लिविंग थिंग्स प्लस नॉन लिविंग थिंग्स मिलकर क्या बनाते हैं? वो इकोसिस्टम बनाते हैं। हमारा जो लास्ट और फाइनल जो लेवल बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है वो बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर क्या है? पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग के कुर्राए अर्थ का, इस अर्थ का वो हिस्सा जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है वो बायोस्फीयर कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। अब आज हमने सिर्फ और सिर्फ इसकी जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है इसके हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को, इनकी डेफिनेशन को समझा। तो इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर हम 1 बाय 1 करके हर लेवल को एक डिटेल से पढ़ेंगे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लेक्चर प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व योर एम्बिग्यूटी। थैंक यू।